नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी भी जनतांत्रिक देश का जनतंत्र कितना मजबूत है, कितना सशक्त है, उसका आधार कितना मजबूत है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण केवल ये नहीं होता कि वहाँ का सत्तारूढ़ दल कितना ताकतवर है, उसकी संख्या कितनी है, उसका भौगोलिक व्याप कितना है, उसका जनाधार कितना बड़ा है, उसका जो सबसे बड़ा नेता है यानी हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री, उसकी लोकप्रियता कितनी है। इस बात से भी जनतंत्र की मजबूती तय होती है। उसका दूसरा पक्ष ये भी होता है कि उस देश के जनतंत्र में विपक्ष कितना मजबूत है। विपक्ष की मजबूती के बिना तराजू के दोनों पड़ले जब तक बराबर ना हो, बराबर से मेरा मतलब ये नहीं है कि दोनों की संख्या बराबर हो, प्रभाव की बात है। इस देश ने आज़ादी के बाद से देखा है कि विपक्ष संख्या बल में कुछ मामलों को छोड़ दें, कुछ समय को, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 में, उस समय की बात कर लें, या फिर 1977 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई, तब कांग्रेस के 150 सदस्य चुनकर आए। उसके बाद 1989 में जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोकसभा में उभरी, और उसके बाद से 91 से भारतीय जनता पार्टी जैसे 100 सीटों से ज़्यादा लेकर लोकसभा में लगातार आती रही है। संख्या बल में विपक्ष शुरू के दशकों में बहुत ही कमज़ोर रहा है, लेकिन विपक्ष की ताकत का पता या उसका प्रमाण संख्या बल नहीं होता। उसका प्रमाण होता है कि वो जो मुद्दे उठा रहा है उसके पीछे कितना नैतिक बल है, कितना जन समर्थन है, और उसके अलावा उसका प्रभाव कितना है। और जनतंत्र के जो मानक हैं, ख़ास तौर से बात करें तो संविधान के जो मानक हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके अनुरूप कितनी बात कही जा रही है विपक्ष की ओर से। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 11 साल से आप देखें तो जिस तरह का विपक्ष है, उसका जिस तरह का रवैया है, उसको देखकर बड़ा अफसोस होता है, चिंता होती है, विपक्ष के बारे में नहीं, देश में जनतंत्र के बारे में। किसी भी जनतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का ये दायित्व होता है कि सरकार का विरोध करे। वो सत्तारूढ़ दल का सरकार का समर्थन करेगा ऐसी अपेक्षा नहीं होती, लेकिन जब विरोध करेगा तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखा जाएगा, ऐसी अपेक्षा होती है कि वो देश हित के विरोध में नहीं होना चाहिए, लेकिन हो यही रहा है। उससे भी ज़्यादा जो चिंता की बात यह है कि जिस तरह के नेता आ रहे हैं, उनको या तो जानकारी नहीं है, अज्ञानता से भरे हुए हैं, या फिर वो बहुत शातिराना तरीके से विरोध के नाम पर देश और संविधान और जनतंत्र का विरोध कर रहे हैं। ताज़ा संदर्भ क्या, देखिए, कोई भी बात जो है संदर्भ के बिना नहीं कही जा सकती। ताज़ा संदर्भ है बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के अपने पिता लालू प्रसाद यादव के बाद सबसे बड़े नेता हैं, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है। उनका बयान आया है, सार्वजनिक मंच से बयान आया है कि सत्ता बदलने वाली है बिहार में, उनकी सरकार बनेगी तो वो वक्फ एक्ट को कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब उनसे कोई पूछे, भैया संविधान पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो किसी पढ़ने वाले से पूछ लेते हैं, क्योंकि आप तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो इसलिए लोग ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन पढ़े लिखे मतलब औपचारिक शिक्षा की बात नहीं होती है, समझ की बात होती है। एक निरक्षर व्यक्ति भी किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति से ज़्यादा समझदार हो सकता है। तो समझदारी का औपचारिक शिक्षा से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। तो तेजस्वी यादव ये बता रहे हैं कि औपचारिक शिक्षा तो है नहीं उनके पास, लेकिन उनके पास समझ का भी अभाव है। देश का संविधान ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून को कोई भी राज्य सरकार सिर्फ 2 तरीके से चुनौती दे सकती है। वैसे तो 3 तरीके आप कह सकते हैं, राज्य सरकार नहीं, उसके विरोधी, जो राजनीतिक विरोधी हैं। पहली स्टेज होती है जब संसद में वो कानून का प्रस्ताव आता है, यानी जब बिल आता है, विधेयक आता है, तब उसका विरोध करना और पास न होने देना। वो स्टेज तो निकल चुकी है। वक्फ एक्ट की बात करें तो संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और देश का कानून बन चुका है। दूसरा तरीका होता है विरोध का कि आप सर्वोच्च न्यायालय में जाएं,
जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, उसकी सुनवाई चल रही है। तीसरा तरीका है जनता की अदालत, और जनता की अदालत में जो राष्ट्रीय कानून से संबंधित मामले हैं वो मुद्दे लोकसभा चुनाव के मुद्दे बनते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे नहीं बनते। तो तेजस्वी यादव को अगर समझ होती संविधान की, संवैधानिक व्यवस्था की, संघीय ढांचे की, तो उनको पता होता कि केंद्र के बनाए हुए कानून को लागू करने से कोई राज्य सरकार मना नहीं कर सकती। लेकिन केवल तेजस्वी यादव को क्यों कहे, इसमें तमाम विपक्ष के नेता शामिल हैं और गैर भाजपा दलों की कई सरकारें शामिल हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी जितनी बातों के बारे में कहते हैं, जितने 11 साल में पास हुए कानून और जो भी नियम बनाए गए हैं उनके बारे में कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो इसे ख़त्म कर देंगे, 370 ख़त्म कर देंगे। वो सूची बनाना शुरू करें तो आपको लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी को 100-150 साल काम करना पड़ेगा वो सब ख़त्म करने के लिए। तो वो कुछ भी ख़त्म करने की बात करते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं झूठ बोलने के लिए। सबसे ताज़ा उनका झूठ है मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाने का। मेक इन इंडिया फेल हो गया, मेक इन इंडिया दरअसल असेंबल इन इंडिया है। तुरंत फैक्ट चेक हो गया। आजकल तो जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत सारे तथ्य सामने आ जाते हैं। बार बार राहुल गांधी के साथ ये होता है कि उनका झूठ पकड़ा जाता है, फिर वो नया झूठ लेकर आते हैं। तो राजनीतिक रूप से झूठ लेकर आते हैं, ये एक मुद्दा है। लेकिन संविधान सम्मत जो बातें हैं और संघीय ढांचे से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन पर जो बोलते हैं, आपको याद होगा सीएए का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया तब उसका विरोध किया विपक्षी दलों ने। विपक्षी दल विरोध कर सकते हैं किसी भी कानून का, लेकिन विरोध हुआ एक झूठ को आधार बनाकर। कहा गया कि इससे भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, जो सरासर झूठ था और झूठ साबित हुआ। और कई राज्यों ने, केरल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने, इस तरह से कई राज्य सरकारों ने बाकायदा विधानसभा से प्रस्ताव पास किया कि हम अपने प्रदेश में सीए लागू नहीं होने देंगे। अब सरकार में हैं आप, तो आपके पास जो है सलाहकार भी होते हैं, कानूनी सलाहकार भी होते हैं, और ना हो तो आप कानूनी सलाहकार जो संविधान के विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह ले सकते हैं। तो आपको मालूम होता कि आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। जो कानून संसद से पास हुआ है वो सभी राज्यों में लागू होगा ही, लागू करना ही पड़ेगा, जो सीए के साथ हुआ है। सीए का कानून बना, अब वो पूरे देश में लागू है। कोई राज्य सरकार बोले कि उसने वो लागू नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था, केरल जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा था, उन राज्यों में भी लागू हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा लागू हो रहा है क्योंकि समस्या वहाँ सबसे ज़्यादा थी। इसलिए ये बात लोगों के सामने कहना कि हमारी सरकार, राज्य में जहाँ हमारी सरकार है हम इसे लागू नहीं होने देंगे, ये जनता को भरमाने की बात है, जनता को बरगलाने की बात है, जनता को अंधेरे में रखने की बात है। आप उस अधिकार की बात कर रहे हैं जो अधिकार आपको संविधान ने दिया ही नहीं है। इसी तरह से तेजस्वी यादव की बात है। चुनाव होने वाले हैं इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा के, और उनका कहना है कि सत्ता बदल रही है, हमारी सरकार आ रही है। मान लीजिए कि सही हो जाता है, मान लीजिए बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है उसकी सरकार बन जाती है, तो वो क्या किसी केंद्रीय कानून को लागू होने से रोक सकते हैं? उनकी हैसियत या किसी भी राज्य सरकार की, किसी भी पार्टी की हो, उसकी यह हैसियत नहीं है कि केंद्र से बनाए गए कानून को वो लागू करने से मना कर दे या रोक दे। अगर कोई ऐसा विषय है, बहुत से ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची में होते हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। संविधान इस बारे में भी स्पष्ट है कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र के कानून को तरजीह मिलेगी, यानी केंद्र का कानून लागू होगा। इस मामले में तो राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार भी नहीं है। इसके बावजूद इस तरह का दावा करना, इसका मतलब आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये विपक्षी दल दिन रात दो बातों की दुहाई देते हैं। एक, संविधान खतरे में है, संविधान बचाना है, और दूसरा संघीय ढांचे को बचाना है, संघीय व्यवस्था को मजबूत करना है। ये जो केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये केंद्र राज्य संबंध को कमज़ोर कर रही है, राज्यों का हक मार रही है।
अब सवाल यह है कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो तो दरअसल ठीक जो आप बात कह रहे हैं, जिसका दावा कर रहे हैं, उसके उलट है। दूसरी बात, आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने का ऐलान कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से। तो आप संविधान को कैसे बचाएंगे? और उस पार्टी के साथ संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं जिस पार्टी ने 1975 में संविधान को ख़त्म ही कर दिया था, बदल दिया था। कांग्रेस से ज़्यादा संविधान के साथ खिलवाड़ और किसी पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन उसी के साथ खड़े होकर एक मंच से अगर आप ये बात कहते हैं, और राहुल गांधी तो देश भर में संविधान की किताब जो है लेकर घूमते हैं कि ये संविधान है, इसको बचाना है। भाई किससे बचाना है? संविधान को अगर किसी से बचाना है तो कांग्रेस पार्टी से, अगर वो सत्ता में आ गई तो फिर संविधान के साथ वही करेगी। और ये कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये आरोप जरूर कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल लगाते हैं, लेकिन वो केवल भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है। या लोकसभा चुनाव के समय ये नारा लगा कि अगर 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी तो कर देंगे। किया है इसका कोई प्रमाण नहीं है। 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार रही केंद्र में। 17 साल में बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो कांग्रेस ने किया, उसका शतांश भी नहीं किया है। लेकिन ये मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, और उसमें ऐसे जो है नासमझ अनपढ़ लोग ये इस मुद्दे को बनाते हैं। फिर दो तरह के सवाल मन में उठते हैं। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है केंद्र से बने हुए कानून, जनतांत्रिक व्यवस्था, उसको कमज़ोर करना। दूसरा, इनके अंदर का डर। बिहार की बात कर रहे थे हम लोग, बिहार की बात करें तो बिहार में स्पष्ट रूप से 2 गठबंधन है। एक आरजेडी के नेतृत्व का महागठबंधन है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है। आरजेडी का जो गठबंधन है उसका कोर वोट बेस जो है मुस्लिम यादव है। आरजेडी जब से बनी है तब से है। बिहार के मतदाता, मुस्लिम मतदाता के सामने आरजेडी के गठबंधन को वोट देने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तो इस तरह से देखें तो जो मुस्लिम वोट है उसको लेकर आरजेडी को तो कोई चिंता होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी वाले गठबंधन को तो वोट देने से रहा। तो आरजेडी को डर बीजेपी से नहीं है इसका मतलब, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उससे बीजेपी का नुकसान नहीं, बीजेपी का फ़ायदा कर रहे हैं, काउंटर पोलराइजेशन का माहौल बना रहे हैं। तो इसका एक ही अर्थ निकाला जा सकता है, वो ये कि उनको डर है प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी से कि वो मुस्लिम वोट में सेंधमारी तो नहीं करेंगे। तो इसलिए मुस्लिम वोट को और कंसोलिडेट करना है, पक्का करना है, तो ऐसी बातें बोलो जो हम भले ही कर न सकते हों, जो हमारे वश में ना हो, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में ना हो, उसका भी वादा कर दो, उसका भी आश्वासन दे दो। मुसलमानों में शिक्षा चाहे जितनी कम हो, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस में उनसे आगे और कोई समुदाय नहीं है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। वो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल हैं उनको वोट नहीं देने वाले। उनके वोट का एक ही आधार हमेशा से रहा है, जनसंघ के समय से आज भी है, कि जो बीजेपी को हराने या चुनौती देने की स्थिति में होगा उसके साथ जाएंगे। तो इसका मतलब तेजस्वी यादव अपनी कमज़ोरी को उजागर कर रहे हैं। उनको इस बात का डर सता रहा है इस चुनाव में कि मुस्लिम वोट कुछ खिसक सकता है, या ये भी संभव है, ये भी डर हो कि मुस्लिम वोट न्यूट्रल हो सकता है, यानी वोट देने कम निकले। मुस्लिम वोट की संख्या से ज़्यादा जो ताकत दिखाई देती है वो उसकी जो पोलिंग परसेंटेज है उसके कारण 90, 95, 96% पोलिंग होती है मुस्लिम इलाकों में। वो उसकी संख्या का प्रभाव कई गुना बढ़ा देती है। जो गैर मुस्लिम इलाके हैं, ख़ासतौर से कहें जो हिंदुओं के इलाके हैं, वहाँ पोलिंग जो है 55%, 60%, 65% होती है, कहीं कहीं कुछ जगहों पर 70% भी हो जाती है।
लेकिन उस 90-95% के पास कभी नहीं पहुंचती है। तो इसलिए संख्या में कम होते हुए भी मुस्लिम वोट का प्रभाव ज़्यादा होता है, और संख्या में ज़्यादा होते हुए भी हिंदू वोट का प्रभाव कम होता है। ये सब ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव और उनके साथियों को पता ना हो, राहुल गांधी को ये बात पता ना हो, इसके बावजूद बोलने का एक ही अर्थ समझ में आता है, अंदर का डर। अंदर से डरे हुए न केवल ये लोग हैं, अखिलेश यादव भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं। उनको डर सताता रहता है कि कहीं कांग्रेस और सीपीएम पश्चिम बंगाल में फिर से उठ खड़ी ना हो। अगर ये दोनों पार्टियां फिर से उठ खड़ी होती हैं तो मुस्लिम वोट का बंटवारा होने की आशंका बढ़ जाती है। तो ये डर जो है, मुस्लिम वोटों में कमी का जो डर है, वो तुष्टीकरण की राजनीति का एस्केलेशन लैडर जो है उसको और ऊपर ले जाने के लिए मजबूर करता है इन पार्टियों को। और इन पार्टियों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। उनका सीधा सा लक्ष्य रहता है कि किसी भी हालत में मुस्लिम वोट बंटना नहीं चाहिए। भाजपा का डर नहीं दिखाएंगे तो एकजुट नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा तो हमारी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि ये अलग बात है कि पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ये दिखाया है कि मुस्लिम वोट का वीटो भी आपको सत्ता तक पहुंचा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है, और जितने मुस्लिम बहुल इलाकों वाले राज्य हैं या चुनाव क्षेत्र हैं उनमें देख लीजिए। तो ये मुस्लिम वोट का वीटो जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है या कमज़ोर पड़ रहा है, मुस्लिम वोटों के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियों की चिंता, समस्या, चुनौती और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उनके अंदर का डर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को वो और तेज कर रहे हैं, और उस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को तेज करने में वो कभी पाकिस्तान के भी साथ चले जाते हैं, कभी देश के विरोध में चले जाते हैं। उनको गाज़ा की चिंता होती है, लेकिन मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है, उसकी कोई चिंता नहीं होती, उस पर नहीं बोलता कोई। लेकिन गाज़ा में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इसकी चिंता उनको ज़रूर होती है, उस पर रोना ज़रूर रोते हैं। हिंसा गाज़ा में हो रही है, प्रदर्शन भारत में हो रहा है, लेकिन हिंदुओं पर हिंसा मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में, अपने ही देश में हो रही है, और बगल में बांग्लादेश में हो रही है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। इससे बहुत स्पष्ट है कि मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि हर हालत में, किसी भी हालत में, कुछ भी करके, कोई भी कीमत चुका के मुस्लिम वोट को इकट्ठा रखो और भाजपा के खिलाफ रखो। यही करके सत्ता में आने की संभावना बन सकती है और राजनीति में प्रासंगिक बने रहने की संभावना बनी रहेगी। वही ये पार्टियां कर रही हैं। ये मैं मानता हूं कि राजनीति और देश दोनों का बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीति यहाँ तक आ गई है, नेता यहाँ तक आ गए हैं कि वो अपनी राजनीति को सफल करने के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए समाज के विरोध में और देश के विरोध में जाने के लिए तैयार है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।